दोस्तों, नेपाल की बागडोर अब किसके हाथ में जाएगी? नेपाल किसका होगा? और जिसका भी होगा, क्या वो भारत का होगा? ये बड़ा सवाल है। क्या वो मोदी जी को पसंद करता होगा? ये और भी बड़ा सवाल है। आइए आज आपको बताने जा रहे हैं हम इस वीडियो में कि आखिरकार वो कौन है और वो वाकई में मोदी जी के साथ मिलकर चलने वाला है या फिर उनका हाथ झटक देने वाला है। आइए पहले चलते हैं नेपाल की उन सड़कों पर जहां पर राष्ट्र की पुकार, एक रोष, एक हंगामे भरी कहानी जो चल रही है नेपाल में। जेन ज़ी जनरेशन की आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ, चिल्लाहट और एक नई उम्मीद कि नो नॉनसेंस, हमें सच चाहिए। और अब यही सवाल है, नेपाल किस दिशा में जा रहा है? इस सवाल के बीच एक और नाम जोर पकड़ रहा है। ये नाम है सुशीला कार्की, पूर्व चीफ जस्टिस, न्यायपालिका की तपती मशाल और संभावित अंतरिम प्रधानमंत्री की भूमिका की तरफ बढ़ती हुई एक महिला जो कई लोगों की उम्मीद बनी हुई है। आइए पहले आपको बता देते हैं कि सुशीला कार्की है कौन, उनका जीवन, करियर, उनकी पाबंदियां और उनके सिद्धांत। नेपाल की राजनीति में ये आग कैसे भड़की? जेन ज़ी जनरेशन सुशीला कार्की को कैसे स्वीकार कर लेगी और कर चुकी है क्या? सोशल मीडिया का बैन होना, जनता की नाराजगी होना, तमाम चीजें कैसे सामने आ गई? कैसे सुशीला कार्की सामने आ गई इस आंदोलन को दिशा देने के लिए? भारत के साथ उनका रिश्ता, नेपाल भारत संबंध में क्या भूमिका निभाएंगी वो? और आखिर में क्या वास्तव में वो उन उम्मीदों पर खरा उतर सकती हैं जो उनसे जुड़ चुकी हैं? तो चाय की एक प्याली के साथ आप इस कहानी को पूरा देखिए, न्याय, नेतृत्व और बदलाव की कहानी को। सुशीला कार्की कौन है? बचपन और पढ़ाई। सुशीला कार्की का जन्म हुआ था 7 जून 1952 विराटनगर में। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई महेंद्र मोरन कैंपस विराटनगर से की और फिर राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स किया। वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से साल 1975 में। कानून की पढ़ाई उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू से पूरी की साल 1978 में। साल 1989 में उन्होंने वकालत शुरू कर दी विराटनगर में। शिक्षा क्षेत्र से भी उनका ताल्लुक रहा। 1985 में उन्होंने धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में असिस्टेंट टीचर के रूप में काम किया। 2007 में उन्हें सीनियर एडवोकेट की उपाधि मिली। जनवरी 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल HOC न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नवंबर 2010 में यह नियुक्ति स्थायी न्यायाधीश की हो गई। चीफ जस्टिस का पद उन्हें कैसे मिला? अप्रैल 2016 में जब तत्कालीन चीफ जस्टिस कल्याण श्रेष्ठ रिटायर हुए, तब सुशीला कार्की ने एक्टिंग चीफ जस्टिस का पद संभाला। 11 जुलाई 2016 से उन्होंने औपचारिक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य संभाला और 7 जून 2017 तक वो इस पद पर बनी रही। उनके समय में कई ऐसे फैसले हुए जो उनकी ईमानदारी, न्यायप्रियता और भ्रष्ट तकनीकों के खिलाफ संघर्ष के लिए याद किए जाते हैं, जैसे कि महिला नागरिकता के अधिकार, चुनावी विवादों के मामले और पुलिस प्रमुख की नियुक्ति विवाद। 2017 में संसद में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी लाया गया था। आरोप थे कि उन्होंने कार्यपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप किया, लेकिन सार्वजनिक दबाव और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वो मोशन वापस ले लिया गया। नेपाल में राजनीतिक महामारी, आग लगती आशाएं और जलती नाराजगी, ये नेपाल की पिछले वक्त की कहानी रही। जन आंदोलन की भी फिर शुरुआत हो गई। हाल ही में नेपाल में बड़े पैमाने पर ऐसे बड़े आंदोलन हो गए, विशेषकर जेन ज़ी जनरेशन यानी युवाओं द्वारा। कारण भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, रोजगार की कमी, राजनीतिक पारदर्शिता की कमी, ये सब कुछ हुआ। और फिर जिस तरह से नेपो किड्स द्वारा वीडियो रिकॉर्ड किए गए और फिर उसके बाद युवाओं में आवाज रोष के तौर पर भड़कने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद यह आवाज खुलकर सड़क पर आ गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुए और फिर उसके बाद वो हिंसा में बदल गए। सड़कों पर पुलिस प्रदर्शनकारी झड़पें आमतौर पर दिखाई देने लगी। सरकारी इमारतें जलने लगी, पार्टी कार्यालय जलने लगे, नेताओं के घर जलने लगे, नेताओं को सरेआम सड़कों पर पीटा गया। इसी के साथ साथ अरबों की संपत्ति वाला होटल भी वहां पर जल उठा। काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया।
सेना तैनात की गई। इन प्रदर्शन के दबाव में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर किसी तरह आनन फानन में सेना के हेलीकॉप्टर में भाग निकले। यह इस्तीफा सिर्फ पद छोड़ने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जहां पूरा देश पूछ रहा था, अब ये देश किस दिशा में जाएगा। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि ये देश 20 साल पीछे चला गया। लेकिन इन सब के बीच में एक चेहरा निकलकर सामने आया और वो है सुशीला कार्की। इस्तीफे के तुरंत बाद विभिन्न समूहों ने सुशीला कार्की के नाम को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सामने रखा। जेनजी युवा प्रदर्शनकर्ताओं ने कहा कि वो एक ऐसी नेता चाहते हैं जो निष्पक्ष हो और राजनीतिक दलों से प्रभावित ना हो और न्याय व्यवस्था को समझती हो। सुशीला कार्की उनमें से एक ऐसी छवि का आदर्श रही हैं। कई लोगों ने उनकी कमजोरी भी बताई कि संविधान के अनुसार क्या एक पूर्व न्यायाधीश को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उनकी उम्र, उनकी सक्रियता, उनके अनुभव और उनकी राजनीतिक दलों की स्वीकृति जैसे सवाल भी उठने लगे। लेकिन युवाओं की आवाज यहाँ पर इस वक्त जोर पकड़ रही है। किसी नेता की कोई आवाज यहाँ कुछ मायने नहीं रखती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ एक चेहरा चाहिए जो निष्पक्ष हो और ईमानदार हो। सत्ता का वो नया चेहरा जो कि नेपाल की नई तस्वीर बना सके। जैसा कि हम जानते हैं, सुशीला कार्की ने BHU से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स किया और ये सिर्फ एक शैक्षिक रिश्ता नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और बौद्धिक पुल भी है। इंडिया नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के बीच ऐसे संबंध अक्सर सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जहां युवा न्याय कानून की संवेदनाएं साझा होती हैं। BHU से उनके अनुभवों ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, लोकतंत्र और न्याय की संवेदनशीलता दी। उन्होंने भारत नेपाल द्विपक्षीय मामलों में कभी सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, लेकिन उनकी न्यायपालिका, संबंधित निर्णयों और नागरिक अधिकारों के मामले में भारत के ह्यूमन राइट्स और न्याय के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य देखा गया है। कुल मिलाकर भारत के साथ नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। केपी ओली के आने के बाद इन रिश्तों में काफी ज्यादा कड़वाहट देखने को मिली, क्योंकि नेपाल में चीन का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था और तभी से नेपाल ने भी भारत को लेकर अपनी नजरें टेढ़ी करनी शुरू कर दी थी। यदि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी तो उनके भारत के साथ संबंधों में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। व्यापार, शिक्षा, सीमा पार संपर्क, कूटनीतिक और तमाम तरह के रुख सामने निकल कर आएंगे। नेपाल के संविधान में कई प्रावधान हैं कि कौन सी भूमिका कौन निभाएगा। एक पूर्व जस्टिस को प्रधानमंत्री बनाए जाने की स्थिति कानूनी और राजनीतिक रूप से विवादित हो सकती है। राजनीतिक दलों की स्वीकृति बहुत जरूरी है। दोस्तों, जन आंदोलन ने नेपाल को झकझोर कर रख दिया। जनता ने कहा कि अब वक्त आ गया है बदलाव का, अब अवसर चाहिए, धोखे नहीं। सुशीला कार्की ने इतिहास में एक मुकाम बनाया है। पहली महिला चीफ जस्टिस, न्याय के लिए संघर्ष करने वाली, निष्कलंक छवि वाली, एक ईमानदार चेहरा। अगर जनता की उम्मीदों का बोझ उठाने का निर्णय वो ले लेती हैं, तो वाकई में आगे बहुत कुछ साबित कर सकती हैं। लेकिन इसी के साथ ये देखना होगा कि न्याय की इस मूर्ति को, ईमानदारी की इस छवि को, क्या वाकई में वो नरेंद्र मोदी के साथ भारत और नेपाल के रिश्तों पर कुछ नया इतिहास लिखेंगी या फिर कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलेगी। क्योंकि सुशीला कार्की एक मजबूत निर्णय लेने वाली वो महिला है जो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की छवि के साथ आगे बढ़ रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।